सरकारी कर्मचारियों के लिए एफआरएसआर नियम क्या होते हैं, उन पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया अलवर श्रृंखला। अलवर श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं एफआरएसआर रूल्स 2.0। यानी कि इससे पहले एफआरएसआर पर कई सारे क्वेश्चन सीरीज हैं, चैनल पर अवेलेबल है। अभी बिल्कुल एक अपडेटेड मैनर में हम चर्चा कर रहे हैं एफआरएसआर पर आधारित क्वेश्चंस। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब है वो एफआरएसआर से गवर्नड होती है। मतलब कि सरकारी कर्मचारियों की सेवा है एफआरएसआर यानी कि फंडामेंटल रूल्स एंड सप्लीमेंट्री रूल्स से नियमित होती है। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं एफआरएसआर के अपडेटेड क्वेश्चंस के लिए एफआरएसआर रूल्स 2.0 अलवर श्रृंखला पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 चाइल्ड केयर लीव कैन बी ग्रांटेड अप टू। बाल देखभाल अवकाश निम्नलिखित तक स्वीकृत किया जा सकता है। यानी कि सीसीएल है वो कितने दिनों तक अधिकतम दी जा सकती है। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर हो जाएगा। 360 डेज, 540 डेज, 730 डेज, 820 डेज। सीसीएल है वो महिला कर्मचारियों को मिलती है। उनके सेवा काल में अधिकतम कितने समय के लिए सीसीएल है वो मिल सकती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। बताइए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। 730 डेज मतलब कि 730 दिनों का उनको सीसीएल है वो मिल सकता है। सीसीएल मिलेगा। 730 दिन का सिंपल मतलब क्या हो जाएगा, 2 वर्ष का सीसीएल उनको मिल जाएगा। और वो सीसीएल है बच्चों की देखभाल के लिए मिलता है। इसके लिए क्या कंडीशन होती है वो भी हम चर्चा करेंगे। पहले वाले वीडियोज में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि सीसीएल के लिए बच्चे की एज क्या होनी चाहिए और किस उद्देश्य से सीसीएल दी जाती है, वो सारी चर्चाएं हम पहले भी कर चुके हैं। और एफआरएसआर रूल्स 2.0 में भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो गया सी हो गया, 730 दिन। आगे बढ़ते हुए नया सवाल देख लेते। 42 पैटर्निटी लीव इज एडमिजिबल फॉर। पितृत्व अवकाश इसके लिए स्वीकार्य है। पितृत्व अवकाश है कितने दिनों का मिल सकता है। 5 डेज, 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज। क्या सही उत्तर होना चाहिए। पितृत्व अवकाश के लिए स्वीकार्य समय कितना है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा 15 डेज। 15 दिनों का आपको पितृत्व अवकाश मिलेगा। और ये पितृत्व अवकाश के लिए भी कंडीशन है कि कब आप पितृत्व अवकाश ले सकते हैं। तो बच्चा होने से पहले क्या आप पीएल पैटर्निटी लीव ले सकते हैं और पैदा होने के कितने दिनों के बाद तक ले सकते हैं, ये कंडीशन भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ अगर आपको ये बातें पता हो तो कमेंट कर दीजिए कि डिलीवरी होने से कितने दिन पहले आप पीएल ले सकते हैं, पैटर्निटी लीव ले सकते हैं। और डिलीवरी के बाद में कितने दिनों तक ले सकते हैं, उसके बाद में वो फॉरफिट हो जाएगी। आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो वीडियो पर बने रहिए, हम आगे चर्चाएं करेंगे। क्वेश्चन आ गया हमारा 43 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ईयूएल काउंट्स फॉर इंक्रीमेंट इफ। असाधारण छुट्टी यानी कि ईयूएल को वेतन वृद्धि के लिए गिना जाता है यदि। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ईओएल को वेतन वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट के लिए गिना जाएगा नहीं गिना जाएगा, ये भी कंडीशन है। परंतु यहाँ बोला है कि ईओएल को इंक्रीमेंट के लिए काउंट किया जाएगा। ईओएल ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, ईओएल ड्यू टू पर्सनल रीजंस, ईओएल एक्सीडिंग 1 मंथ, ईओएल विदाउट सैंक्शन। आप ईओएल पर गए हैं तो क्या उसको इंक्रीमेंट के लिए काउंट किया जाएगा समय को या नहीं किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा ईओएल ऑन मेडिकल ग्राउंड। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आपने मेडिकल ग्राउंड पे ली है तो उसको इंक्रीमेंट के लिए काउंट किया जाएगा। बाकी कारणों से अगर आपने ईओएल ली है तो इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा उस पीरियड का, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे कि पर्सनल रीजन है तो नहीं मिलेगा, एक्सीडिंग 1 मंथ है तो नहीं मिलेगा, और विदाउट सैंक्शन आपने सैंक्शन ही नहीं लिया है और विदाउट पेपर चले गए हैं तो भी उसको इंक्रीमेंट में काउंट नहीं किया जाएगा। परंतु बीमार हो गए हैं, मेडिकल ग्राउंड पर आप विदाउट पे हो गए हैं, तो उस पीरियड को इंक्रीमेंट के लिए काउंट किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन हैं पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए थे, आगामी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। एफआरएसआर के सारे क्वेश्चंस हम चर्चा करेंगे अलवर सीरीज में। आगे बढ़ते हुए नया सवाल देख लेते हैं 44 लीव सैलरी ड्यूरिंग अर्न्ड लीव इज।
अर्जित अवकाश के दौरान अवकाश वेतन है कितना मिलेगा? अगर आप ईएल पर हैं, अर्न लीव लेकर के छुट्टी गए हैं, तो उस पीरियड का छुट्टी के दौरान का जो वेतन होगा वो क्या मिलेगा? बेसिक पे ओनली, पे प्लस अलाउंसेज एज एडमिजिबल, हाफ बेसिक पे, नो अलाउंस विद पे। तो अर्जित अवकाश के दौरान अवकाश वेतन मिलता है, छुट्टी पर रहते हुए आपको वेतनमान मिल रहा है, उसमें कौन कौन सी चीजें फैक्टर शामिल होंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, पे प्लस अलाउंसेज एज एडमिजिबल, मतलब सारी चीजें मिलेंगी, पे मिलेगा और जो अलाउंसेज एडमिजिबल होते हैं वो मिलेंगे। क्योंकि आप कैसे गए हैं, अन लीव पर गए हैं, तो निश्चित रूप से आपको वेतन मिलेगा। अर्जित अवकाश के दौरान का अवकाश वेतन है वो पे होगा और जो अलाउंसेज हैं वो सभी मिल जाएंगे। एफआरएसआर है आपके ज्वाइनिंग से लेकर के रिटायरमेंट तक क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं सभी पर बनाए गए हैं, या जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन होते हैं उन पर भी एफआरएसआर बने हुए हैं, उन सभी को हम चर्चा करेंगे अलवर सीरीज में। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन देख लेते हैं 45। एनकेसमेंट ऑफ अर्न लीव ऑन रिटायरमेंट इज लिमिटेड टू, सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश का नकदीकरण निम्न तक सीमित है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है परंतु इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो अर्जित अवकाश जो ईएल आपकी एकत्रित हुई थी उनका नकदीकरण कितने तक सीमित है? 180 डेज, 240 डेज, 270 डेज, 300 डेज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा 300 डेज। मतलब कि आप रिटायरमेंट तक 300 दिनों की ईएल इकट्ठी कर लीजिए और 300 दिनों की ईएल है उनका आपको क्या मिल जाएगा? नकदीकरण मिल जाएगा, नकदी के रूप में मिल जाएंगे 300 दिनों की ईएल का। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगर 300 से कम ईएल है तो उनके स्थान पर एचपीएल आ जाएंगी, वहां पर भी कुछ कुछ कंडीशंस हैं वो बताई गई है। आप चैनल पर बने रहिए, सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। सर्विस रूल्स में भी इनको बताया गया, लीव रूल्स हैं वो भी चैनल पर अलग से बताए गए। डियर फ्रेंड्स, एफआरएसआर रूल्स 2.0 में हम अपडेटेड मैनर में सर्विस कंडीशंस हैं, सर्विस रूल्स हैं, उनको चर्चा कर रहे हैं अलवर सीरीज में। अगर आपको अलवर सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा आ गया 46। पेंशन इज नॉट एडमिजिबल अनलेस क्वालिफाइंग सर्विस इज, जब तक एरक सेवा ना हो पेंशन स्वीकार्य नहीं है। तो कितनी क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए, उससे कम होने पर आपको पेंशन नहीं मिलेगी। मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस कितनी हो जाएगी पेंशन के लिए? 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स। तो पेंशन के भी रूप हैं वो अलग अलग है, ओपीएस है, एनपीएस आ गया और अभी फिलहाल यूपीएस चल रहा है। यूपीएस पर एक कंप्लीट सीरीज मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जरूर देखिए क्योंकि यूपीएस पर आधारित क्वेश्चंस है वो भी पूछे जा सकते हैं और सभी के लिए कंडीशंस हैं वो रखी गई है। तो ये पेंशन की बात हम कर रहे हैं तो ओपीएस है, ओपीएस में क्वालिफाइंग सर्विस है वो कितनी रखी गई है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा 10 ईयर्स। ओपीएस में 10 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस है वो रखी गई है। 10 साल की सेवा करेंगे तो आपको पेंशन मिल जाएगी। मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 10 वर्ष है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 47। ग्रेचुटी बिकम्स पेबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ, कितनी सेवा पूरी होने के बाद ग्रेचुटी देय हो जाती है? मतलब कि इसके लिए भी क्वालिफाइंग सर्विस बोला गया है कि सेवा उपादान है वो कितनी सेवा करने के बाद में आपको पेबल हो जाएगी। 1 ईयर ऑफ सर्विस, 3 ईयर्स ऑफ सर्विस, 5 ईयर्स ऑफ सर्विस, 7 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो कितने साल की सेवा करने के बाद में कोई घटना दुर्घटना हो जाती है या नौकरी आप छोड़ देते हैं तो ग्रेचुइटी के लिए कम से कम कितनी सेवा आपको देनी होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा 5 ईयर्स ऑफ सर्विस। मतलब कि 5 साल की आप सेवा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से कुछ अमाउंट में आपको ग्रेचुइटी है वो मिल जाएगी। आगे बढ़ते हुए नया सवाल देख लेते हैं 48। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेचुइटी इन सेंट्रल गवर्नमेंट लेटेस्ट रिवीजन इज, केंद्र सरकार में सेवानिवृत्ति उपदान की अधिकतम सीमा नवीनतम संशोधन क्या है? मतलब कि रिटायरमेंट ग्रेचुइटी है वो लेटेस्ट रिवीजन क्या किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? ₹10 लाख, ₹15 लाख, ₹20 लाख, ₹25 लाख। सही उत्तर क्या होने वाला है?
आप सोचिए, जल्दी से बताइए कि रिटायरमेंट ग्रेच्युटी है वो लेटेस्ट आपको कितनी मिलेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयी हैं और आप रिटायर हो रहे हैं, तो अभी आपको कितनी ग्रेच्युटी मिलेगी? लेटेस्ट रिवीजन क्या कर दिया गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा 25 लाख, यानी कि 25 लाख आपको ग्रेच्युटी मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी बात बताई गई है। सेवंथ पे कमीशन ने ये बात बताई थी, उसमें लिखा गया कि डीए जब 50% से क्रॉस करेगा, जो अलाउंसेज है वो 25% बढ़ जाएंगे। मतलब कि बड़ा अच्छा रिवीजन यहाँ पर किया है। डीए 50% को क्रॉस कर जाएगा, उससे ऊपर निकल जाएगा, तो जो भी अलाउंसेज हैं उनमें 25% इजाफा हो जाएगा। तो पहले लिमिट कितनी थी? ग्रेच्युटी की लिमिट थी 20 लाख थी। आप 20 लाख को मल्टीप्लाई कर दीजिए 25% से, तो इस तरीके से 25% से यहाँ पर आप इसको कर दीजिए, कितना हो जाएगा? ये आपके 5 लाख बढ़ जाएगा, 5 लाख रुपए ऐड हो जाएगा। तो पहले कितनी थी? 20 लाख रुपए थी, उसमें 5 लाख और ऐड हो गए, तो अभी कितनी हो जाएगी? 25 लाख हो जाएगी। डीए जब 50% से अधिक होगा तो ग्रेच्युटी कितनी हो गई? 25 लाख हो गई। आगे बढ़ते हुए नया सवाल देख लेते 49। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कैन नॉर्मली बी डन अप टू। पेंशन का रूपांतरण यानी कि कम्यूटेशन सामान्यतः निम्नलिखित तक किया जा सकता है। जो पेंशन मिलती है उसका अधिकतम कितना कम्यूटेशन आप करवा सकते हैं? 20% ऑफ पेंशन, 30% ऑफ पेंशन, 40% ऑफ पेंशन, 50% ऑफ पेंशन। कम्यूटेशन क्या है? ये मैं आपको बता दूं कि रिटायरमेंट के टाइम पर आप इकट्ठा पैसा लेना चाहते हैं, तो जो पेंशन मिल रही है उसका लमसम आपको एक साथ में अमाउंट मिल जाएगा। जो घर बनाना है या बच्चों की शादी करनी है या कोई भी काम आप करना चाहते हैं, तो पेंशन को बेस मान करके और इकट्ठा पैसा मिल जाता है, उसको आप क्या बोलेंगे? कम्यूटेशन बोलेंगे। यहाँ आप कह सकते हैं कि एक तरीके का लोन उसको बोलते हैं। तो कम्यूटेशन है, मैक्सिमम कितना करवाया जा सकता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 40% ऑफ पेंशन। पूरा कम्यूटेशन नहीं करवा सकते क्योंकि जीवन यापन के लिए भी आपको पेंशन चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए आपकी पेंशन 1000 रुपये है, इसका 40% आप कम्यूटेशन करवा सकते हैं। यहाँ 40% कम्यूटेशन करवा सकते हैं, मतलब कि कितना हो जाएगा आपका? 400 रुपये आप कम्यूटेशन के रूप में करवा सकते हैं। 1000 रुपये पेंशन मिल रही थी, आपने इकट्ठा पैसा लिया तो 400 रुपये घट हो जाएंगे। अब पेंशन आपकी कितनी हो जाएगी? 600 रुपये हो जाएगी। क्वेश्चन आ गया हमारा 50। अंडर विच रूल आर सबसिस्टेंस अलाउंसेज ड्यूरिंग सस्पेंशन गवर्नड। निलंबन के दौरान जीवन निर्वाह भत्ते किस नियम के अंतर्गत शासित होते हैं? तो मैंने आपको बताया था सस्पेंशन, रिमूवल, टर्मिनेशन, ये सब चीजों पर भी एफआरएसआर बने हुए हैं। यहाँ पर सस्पेंशन हो गया है तो आपका जो सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है यानी कि निर्वहन भत्ता मिलता है, वो कौन से रूल के अनुसार होगा? FR51, FR52, FR53, FR54। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा FR53। जो वेतन है उसके लिए भी एफआर बना हुआ है, परंतु कर्मचारी है वो सस्पेंड हो गया तो उसको जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। वो भत्ता कौन से एफआर के तहत मिलेगा और कितना मिलेगा ये भी बताया गया है, FR53 के तहत बताया गया है। डियर फ्रेंड्स, फंडामेंटल रूल्स और सप्लीमेंट्री रूल्स का अपडेटेड वर्जन आया जिसको नाम दिया गया है 2.0। 2.0 को हम चर्चा कर रहे हैं अलवर सीरीज में। अगर आपको अलवर सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि नया कोई अपडेट आए तो आपको अलार्म मिल जाए। क्वेश्चन तो आ गया हमारा 51। व्हाट परसेंटेज ऑफ पे इज नॉर्मली एडमिजिबल एज सब्सिस्टेंस अलाउंस ड्यूरिंग सस्पेंशन। निलंबन के दौरान वेतन का कितना प्रतिशत सामान्यतः निर्वाह भत्ते के रूप में स्वीकार्य है? बहुत ही अच्छी बात बताई गई है कि सस्पेंशन हो गया है तो जो सब्सिस्टेंस अलाउंस यानी कि निर्वहन भत्ता है वो वेतन का कितने प्रतिशत मिलेगा? 25% ऑफ पे, 50% ऑफ पे, 60% ऑफ पे, 75% ऑफ पे। बताइए, आप कमेंट करके बताइए। निलंबन हो गया है तो निलंबन के दौरान जो निर्वाण भत्ता मिलता है वो कितने प्रतिशत होता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा 50%।
वेतन का 50% मिलेगा, निर्वहन भत्ते के रूप में मिलेगा, परंतु इसमें कुछ चीज़ें हैं वो नहीं मिलती हैं। कौन-कौन सी चीज़ें नहीं मिलती हैं हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे, और अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं वो निर्वहन भत्ते में शामिल होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। इसके साथ में निर्वहन भत्ते को रिवाइज़ किया जा सकता है। ये भी हम चैनल पर बता चुके हैं कि निर्वहन भत्ते को कब रिवाइज कर दिया जाएगा और कितने प्रतिशत रिवाइज किया जा सकता है, मतलब कि घटाया या बढ़ाया जा सकता है, वो कितना किया जा सकता है, ये भी हम चैनल पर बता चुके हैं। और अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करिए। यहाँ सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 52। अंडर विच एफआर इज पे एंड अलाउंसेज ड्यूरिंग द पीरियड आफ्टर सस्पेंशन डिसाइडेड। निलंबन के बाद की अवधि के दौरान वेतन और भत्ते किस एफआर के तहत तय किए जाते हैं। मतलब कि निलंबन होने के बाद में कौन सा एफआर होगा जहां पे एंड अलाउंसेज हैं वो डिसाइड होते हैं। एफआर 53, एफआर 54, एफआर 56, एफआर 27। कौन सा एफआर हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, एफआर 54। तीन कंडीशन यहाँ पर हो गई है। सबसे पहले सर्विस के टाइम में पे और अलाउंसेज है वो कौन से एफआर के तहत आते हैं। उसके बाद में वो सस्पेंशन हो गया, तो सस्पेंशन के समय एफआर 53 में उसको डिसाइड कर दिया जाएगा कि इतना वेतन भत्ता होगा, निर्वहन भत्ता होगा। और उसके बाद में सस्पेंशन के बाद में वेतन भत्ते बढ़ाए जाएंगे, घटाए जाएंगे, ये कैसे डिसाइड होगा, कौन से एफआर के तहत होगा? एफआर 54 के तहत होगा। मतलब हर जगह पर ये बातें बताई गई है, हर स्टेप में चीजों को बताया गया है, समझाया गया है। कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, बहुत क्लियर सर्विस रूल्स है वो बनाए गए हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए नया सवाल देख लेते 53। When does a suspended employee become entitled to full pay and allowances? एक निलंबित कर्मचारी कब पूर्ण वेतन और भत्ते का हकदार हो जाता है? बहुत जोर का क्वेश्चन है। सस्पेंडेड एम्प्लॉई है तो वो सस्पेंशन पीरियड के लिए फुल पे एंड अलाउंसेज के लिए कब एलिजिबल हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए। व्हेन सस्पेंशन इज रिवोक्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, व्हेन फुली एक्सोनरेटेड, when suspension is less than 30 days, when transferred to another unit। कर्मचारी है वो सस्पेंड हुआ और सस्पेंशन होने के बाद पूर्ण वेतन और भत्ते का हकदार कौन सी कंडीशन में हो सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। व्हेन फुली एक्सोनरेटेड, मतलब कि उसको पूर्ण रूप से निर्दोष साबित कर दिया है, वो निर्दोष साबित हो गया है, तो निर्दोष साबित होने पर उसको पूर्ण भत्ते मिलेंगे। सस्पेंशन पीरियड में कितना मिल रहा था? 50% मिल रहा था, परंतु वो सस्पेंशन है वो फुली एक्सोनरेटेड कर दिया, निर्दोष साबित कर दिया। इस कंडीशन में उसको वेतन भत्ते हैं वो क्या मिलेंगे? पूर्ण मिलेंगे। जो हकदार था वो कर्मचारी ड्यूटी पर होता उतना ही उसको मिल जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 54। विच रूल डिटरमाइंस सीनियोरिटी इन गवर्नमेंट सर्विस। सरकारी सेवा में वरिष्ठता का निर्धारण कौन सा नियम करता है? ईओपीटी, सीनियरिटी गाइडलाइंस, एफआर 20, एफआर 26, एसआर 80। तो वरिष्ठता का निर्धारण कौन सा नियम करता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डीओपीटी सीनियरिटी गाइडलाइंस है, उनके अनुसार सीनियरिटी है वो डिटरमाइन होती है। एफआरएसआर के कारवा को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन देख लेते हैं 55। सीनियरिटी इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन व्हाट फैक्टर। सीधी भर्ती में वरिष्ठता किस आधार पर तय की जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ड्यूटी, रैंक इन सेलेक्ट पैनल, डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। आप डायरेक्ट रिक्रूटी है तो आपकी सीनियरिटी इनमें से कहां से काउंट की जाएगी, किस आधार पर निर्धारित होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। रैंक इन सेलेक्ट पैनल, जो पैनल बना हुआ है, जितने लोगों का पैनल है उसमें कौन सी रैंक है उसके आधार पर आपके उस बैच की सीनियरिटी निर्धारित हो जाएगी। डियर फ्रेंड्स, एफआरएसआर पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है अलवर सीरीज। अलवर सीरीज में हम बिल्कुल अपडेटेड मैनर में एफआरएसआर कर रहे हैं, जिसको बोला गया है एफआरएसआर रूल्स 2.0। 2.0 के क्वेश्चंस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन आ गया हमारा 56।
अंडर एफआर व्हेन डज ए गवर्नमेंट सर्वेंट अर्न इंक्रीमेंट? एफआर के तहत एक सरकारी कर्मचारी वेतन वृद्धि कब अर्जित करता है? ऑन कंप्लीटिंग 6 months ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, ऑन कंप्लीटिंग 12 months ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, ऑन प्रमोशन ओनली, एट द एंड ऑफ प्रोबेशन ओनली। तो एफआर के तहत एक सरकारी कर्मचारी वेतन वृद्धि कब अर्जित करेगा, प्राप्त करेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑन कंप्लीटिंग 12 months ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, मतलब कि 12 महीने के बाद में एक वेतन वृद्धि उसको मिल जाएगी। 6 पे कमीशन और 7 पे कमीशन ने फिक्स डेट वेतन वृद्धि के लिए निर्धारित कर दी है। कौन कौन सी है? 1 जनवरी कर दी, 1 जनवरी या 1 जुलाई कर दी है। तो इन दो डेट से पहले अगर आपने 6 महीने से अधिक सेवा कर ली है तो आपको वेतन वृद्धि मिल जाएगी। मान लीजिए 1 जनवरी से पहले आपने ज्वाइन कर लिया था और 6 महीने से अधिक आपका समय हो गया है, तो 1 जनवरी को आपको इंक्रीमेंट लग जाएगा। आपने ज्वाइन किया और 1 जुलाई को आपको 6 महीने से अधिक समय हो गया है ज्वाइन करने के, तो आपको 1 जुलाई को इंक्रीमेंट मिल जाएगा। परंतु उसके बाद में क्या होगा? हर साल वेतन वृद्धि मिलेगी आपको, हर 12 महीने के बाद में वेतन वृद्धि मिलेगी। क्वेश्चन देख लेते हैं 57। इंक्रीमेंट विद हेल्ड एज पनिशमेंट इज अलाउड अंडर विच रूल? सजा के रूप में वेतन वृद्धि रोकने की अनुमति किस नियम के तहत दी जाती है? मतलब कि किसी को पनिशमेंट दिया जाता है तो इंक्रीमेंट विद हेल्ड कर लिया जाता है। ये इंक्रीमेंट विद हेल्ड करने के लिए कौन सा रूल बनाया गया है? FR 17, FR 27, CCS, CCA रूल्स, SR 60। कौन से रूल के तहत इंक्रीमेंट विद हेल्ड किया जा सकता है एज पनिशमेंट? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। सीसीएस सीसीए रूल्स के तहत इंक्रीमेंट को विद हेल्ड किया जा सकता है पनिशमेंट के रूप में। सीसीएस सीसीए रूल्स है वो भी बहुत सारे होते हैं और चैनल पर ये कंप्लीट सीरीज है वो अवेलेबल है। आप नॉलेज मंडली की प्लेलिस्ट में जाइए और पूरे सीसीए सीसीए रूल्स है वो भी देखिए। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन आ गया हमारा 58। पे फिक्सेशन ऑन प्रमोशन इज गवर्न्ड बाय विच रूल सेट? पदोन्नति पर वेतन निर्धारण किस नियम द्वारा शासित होता है? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। आपका प्रमोशन होने के बाद में पे फिक्सेशन कौन से रूल के तहत होगा? FR 22 फर्स्ट A1, FR 27, FR 10, SR 105। आपने सर्विस रूल्स पढ़े हैं तो निश्चित रूप से आपको उत्तर पता है। पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण कौन से नियम के तहत होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, FR 22 फर्स्ट A1। तो प्रमोशन होने पर आपको FR 22 फर्स्ट होगा, यहाँ पर ये फर्स्ट A1 ये रूल है बताया गया है, इसमें आपका वेतन निर्धारण होगा। आप कमेंट कर दीजिए पे के लिए कौन सा FR बनाया गया है। प्रमोशन के लिए तो ये हो गया FR 22 फर्स्ट A1 हो गया। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 59। What is the date of next increment for an employee promoted between 2 जनवरी and 1 जुलाई? 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच पदोन्नत कर्मचारी के लिए अगली वेतन वृद्धि की तारीख क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के सवाल पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए थे। सेम डेट ऑफ प्रमोशन 1 जुलाई, 1 जनवरी, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा 1 जनवरी। आपको ध्यान देना है कि पे कमीशन ने दो डेट इंक्रीमेंट के लिए रखी है। पहली है 1 जनवरी और उसके बाद में दूसरी डेट कौन सी है? 1 जुलाई। इसके अलावा बीच में पड़ने वाली डेट को नहीं मिलेगा। उससे पहले जिस डेट को उसने ज्वाइन किया था अगले साल उसी डेट को उसका इंक्रीमेंट मिल जाएगा, परंतु ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए दो डेट निश्चित कर दी, 1 जनवरी और 1 जुलाई। मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि अगर 1 जनवरी को 6 महीने से अधिक समय हो जाता है तो आपको क्या मिलेगा? इंक्रीमेंट मिलेगा। परंतु क्वेश्चन में बोला है 2 जनवरी, मतलब कि 2 जनवरी को उसने ज्वाइन किया और 2 जनवरी के बाद में 1 जुलाई इंक्रीमेंट की डेट रखी गई है, परंतु यहाँ 6 महीने उसको नहीं हो रहे हैं। 6 महीने जब नहीं हो रहे हैं तो उसको अगला इंक्रीमेंट कब मिलेगा? जुलाई में तो मिल नहीं पाएगा, तो कब मिलेगा? जनवरी मिलेगा, 1 जनवरी को मिलेगा। तो थोड़ा-सा नुकसान यहाँ पर उसको हो जाएगा, 6 महीने का नुकसान हो जाएगा। उसके बाद में हर साल उसको जनवरी में मिलते रहेगा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर इसने 2 जनवरी के बजाय
दिसंबर में जॉइन किया होता या 1 जनवरी को जॉइन किया होता तो 1 जुलाई को 6 महीने हो जाते, तो निश्चित रूप से 1 जुलाई को मिल जाता, परंतु 6 महीने से कम समय यहाँ हो रहा है। नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब मिलेगा? अगली जनवरी में मिलेगा, जुलाई के बाद में जनवरी में मिलेगा। एफआरएसआर रूल्स पर आधारित क्वेश्चन सीरीज, अलवर सीरीज पार्ट 3 का अंतिम सवाल देख लेते हैं। 60 विच रूल गवर्न्स प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज? कौन सा नियम कर्मचारियों की समय पूर्व सेवानिवृत्ति को नियंत्रित करता है? प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है, एक खतरनाक शब्द है, परंतु प्रीमेच्योर रिटायरमेंट भी दिया जाता है। तो ये प्रीमेच्योर रिटायरमेंट कौन से एफआर के तहत आएगा? एफआर 20, एफआर 44, एफआर 56 जे, एफआर 110। कौन सा नियम है जिसके तहत समय पूर्व सेवानिवृत्ति कर्मचारी को दी जा सकती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, एफआर 56 जे। बहुत ही फेमस एफआर है एफआर 56 जे। और एफआर 56 जे है वो कौन सी कंडीशन में रिटायरमेंट देता है? क्या रूल बनाए गए हैं, क्या प्रोविजन बनाए गए हैं? मेरे चैनल पर एक कंप्लीट सीरीज इससे संबंधित है। एफआर 56 जे क्या है उसको पूरी तरीके से समझाया गया है और आगे भी बिल्कुल अपडेटेड मैनर में हम इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। इस तरीके से साथियों एफआरएसआर रूल्स पर आधारित क्वेश्चन सीरीज अलवर सीरीज पार्ट 3 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 60 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए। एफआरएसआर पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो चैनल पर अवेलेबल हैं, आप जरूर देखिए। और अभी हम चर्चा कर रहे हैं एफआरएसआर रूल्स 2.0 जिसमें बिल्कुल अपडेटेड और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं वो लाए जा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, एफआरएसआर पर आधारित क्वेश्चन सीरीज अलवर सीरीज पार्ट 3 के क्वेश्चंस अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।